सोना गाची की रातें पार्ट 44। उसने अपने छोटे भाई आमिर के लिए भी दुआ मांगी जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था, जो अगरचे शबाना के होने वाले खाविन जफर का ज़ेरबार एहसान था, लेकिन वो उसका भाई था। छोटे भाई को याद करके शबाना की आंखें भीग गईं। नदीम कराची में अभी तक जमान के होटल में ही था। जमान उसकी मौजूदगी से परेशान था। उसे खतरा था कि अगर नदीम ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि उसकी कजन नजमी जमान के होटल में आकर गायब हुई है तो जमान के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगरचे जमान ने यह हवाला देकर कि ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराने से उसकी और नजमी के माँ बाप की भी बदनामी होगी और पुलिस उन्हें भी घसीटती फिरेगी, नदीम को उसके इरादे से रोक दिया था। ताहम वो नहीं चाहता था कि नदीम ज्यादा दिन तक यहाँ उसके होटल में ठहरे। नजमी जमान के पास भी नहीं रही थी। उसे शेर अगवा करके ना जाने कहाँ ले गया था। जमान को नजमी और शेरे के ठोर ठिकाने का कुछ इल्म नहीं था। उसने अपने तौर पर शेरे और नजमी का खोज लगाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं हुई। जमान ने उससे पहले जिस औरत को भी खास एजेंटों के जरिए बाहर के ममालिक में फरोख्त किया था, उसका जाली निकाह शेरे के साथ ही बढ़वाया था और फौरन बाद ही निकाहनामा अपने कब्जे में कर लिया था। नजमी के मामले में जमान से थोड़ी ताखीर हो गई। उसने शेरे पर एतमाद किया और शेरा निकाहनामे के साथ नजमी को भी ले भागा। फिर भी जमान ने अपने आदमी सारे मुल्क में दौड़ा दिए थे कि वो शेरे और नजमी को ढूंढ निकाले। इस दौरान वो नदीम को पहली फुर्सत में वापस लाहौर पहुंचवाना चाहता था, लेकिन वो उसे साफ और खुले लफ्जों में ऐसा कह नहीं सकता था। एक दो बार जमान ने नदीम को दबी जुबान में कहा भी कि कराची में इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, उसे लाहौर वापस चले जाना चाहिए। आखिर मैं जो कराची में बैठा हूँ, मैं नजमी का सुराग लगा कर छोड़ूंगा। नदीम ने उसे बताया कि मैंने कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मजीद ले ली है और मैं खुद भी कराची में घूम फिर कर नजमी का सुराग लगाना चाहता हूँ। जमान ने बड़ी फरमाबरदारी से कहा था, जरूर सुराग लगाओ मेरे दोस्त, मेरा होटल तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। उसके साथ ही साथ जमान ने अपना एक जासूस नदीम के पीछे छोड़ दिया कि वो उसकी नकलो हरकत की निगरानी करता रहे और जमान को आकर हर शाम रिपोर्ट दे कि नदीम कहाँ कहाँ गया था। नदीम उस जासूस से बेखबर था। होटल के चौकीदार की जुबानी उसे इतना इल्म तो हो चुका था कि जमान का एक साथी जिसका नाम शेरा था कई रोज से गायब है और जमान ने उसके बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की। नदीम ने चाहा कि वो जमान से शेरे के बारे में पूछे, लेकिन ये सोचकर वो खामोश रहा कि इस तरह जमान को शक हो जाएगा, जो नदीम नहीं चाहता था। नदीम दिन भर कराची की सड़कों पर फिरता रहता। उसने कराची के सारे इलाके छान मारे। वो ऐसी बस्तियों में भी गया जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, मगर नजमी का कुछ पता न चल सका। जमान को सारी रिपोर्ट मिल जाती थी कि नदीम आज कहाँ कहाँ गया है। नदीम के वहम गुमान में भी नहीं था कि जमान का खुफिया ठिकाना शहर से बहुत दूर एक वीरान जगह पर वाक़ है, जहाँ उसने नजमी को कैद में डाल रखा था और जहाँ से शेरा उसे अगवा करके मशरक़ी पाकिस्तान ले उड़ा था। आखिर नदीम की छुट्टियां खत्म हो गईं और वो एक दिन जमान से इजाजत लेकर लाहौर रवाना हो गया। जमान उसे ट्रेन में सवार करा कर आया तो उसने सुख का लंबा सांस लिया। लाहौर आकर नदीम शबाना से मिला और उसे बताया कि जमान को भी नजमी का कुछ पता नहीं है और मुझे यकीन है कि वो भी नजमी के बारे में बेखबर है। शबाना का दिल नहीं मानता था, मगर उसे यकीन करना पड़ा, इसलिए कि वो खुद जाकर तहकीकात नहीं कर सकती थी। नदीम ने लंबा सांस भर के कहा, शबाना बहन, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है। नजमी की तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूँ। काश मैं उसे घर से भगा कर ना ले जाता। अगरचे मैं उससे शादी करने के लिए लेकर गया था, फिर भी मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर मैं नजमी को मजबूर ना करता तो वो घर से कभी कदम बाहर नहीं निकालती। मैंने एक तरह से उसके सारे खानदान को तबाह कर दिया है। नदीम ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, लेकिन शबाना ने उसे तसल्ली का एक लफ्ज भी ना कहा। नदीम को यह जहनी कोफ्त उठाना चाहिए थी, ये उसकी सजा थी। शबाना के ख्याल में तो उसको इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, मगर वो उसे कोई सजा दे नहीं सकती थी। नदीम भाई, नजमी सिर्फ तुम्हारी वजह से लापता हुई है। उसका घर तुम्हारी वजह से उजड़ा है। उसका बाप इस गम में मर गया, माँ भाई शहर छोड़कर चले गए। तुम्हारा फर्ज है कि तुम नजमी को तलाश करो, उसको घिनौने मसाइब से निजात दिलाओ। हाँ, उसके लिए तुम्हें अपनी जान से हाथ क्यों न धोना पड़े। ये कहकर शबाना उठकर क्लासरूम की तरफ चल दी। नदीम मलामत और अजियत के शदीद एहसास के साथ वहीं सर झुकाए बैठा आहें भरता रहा। ये उसने क्या कर दिया था? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी एक जरा सी भूल ने एक पूरे खानदान को तहस नहस करके रख दिया था। हालांकि उसकी नीयत नेक थी, मगर उसने जो रास्ता चुना था वो तबाही का रास्ता था। नदीम के दिल में एक ऐसी फांसी अड़ गई जिसने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया। वो उठा और बोझल कदम उठाता यूनिवर्सिटी कैंपस के लॉन में से गुजरने लगा। मुनासिब मालूम होता है कि अब हम इस हसीन मगर बदनसीब और जज्बात की रौ में बहकर अपनी जिंदगी को बीच मझधार में ले जाने वाली लड़की नजमी की खबर लें कि रंगामती और कर्मा रानी के देवदार, सागवान और बांस के घने जंगलों की वादी में उस पर क्या गुजर रही है।
नजमी रंगामती पहाड़ी के सिलसिले की एक गुमनाम वादी में दरियाए कर्नाफली के किनारे भलवा स्मगलर के खुफिया अड्डे में शेरे के साथ रह रही है। शेरे के साथ उसके कराची के जिगरी दोस्त ने जिस आदमी गोंदी को भेजा था वो वापस जा चुका है। नजमी की यहाँ पूरी तरह निगरानी होती है। भलवा के डेरे की औरत मर्था नजमी पर कड़ी निगाह रखे हुए है। वही उसको नहलाती धुलाती और अपने साथ जंगल में टहलाती है। नजमी ने एक बार जंगल से फरार होने की कोशिश की थी, मगर शेरे ने उसे बहुत मारा और ऐसी गालियां दी जिनको सुनकर नजमी के हवास मुअत्तल हो गए। एक तरह से फरार का ख्याल नजमी ने अपने दिल से निकाल दिया था और अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था। एक कमजोर लड़की इसके सिवा कर भी क्या सकती थी। एक रोज नजमी का अचानक जी खराब होने लगा। वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। डेरे की औरत मर्था उसके पास आई। वो फौरन समझ गई कि लड़की माँ बनने वाली है। वो भागकर खुशखबरी सुनाने शेरे के पास गई। शेरा ये खुशखबरी एक मुद्दत से सुनने का आरज़ूमंद था। उसने मर्था को 100 रुपए इनाम में दिए और भागा भागा नजमी के पास आकर उसकी तीमारदारी करने लगा। जब नजमी को इस हकीकत का एहसास हुआ तो उसने वहीं फैसला कर लिया कि वो एक जराइम पेशा बदमाश के बेटे की मां नहीं बनेगी। शेरे ने डेरे के मालिक भलवा और मर्था के ताबों से नजमी की निगरानी सख्त कर दी। अब उसे खबरेल की छत वाली अपनी कोठरी से 15-20 कदम से आगे जाने की इजाजत नहीं थी। शेरा अपने बच्चे की आमद पर बहुत खुश था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जब वो एक बच्चे का बाप बन जाएगा तो नजमी को साथ लेकर चिटागोंग या शुमाल की जानिब सिलहट की तरफ निकल जाएगा और वहीं कोई छोटा मोटा शरीफाना कारोबार शुरू करके बाकी जिंदगी वहीं बसर करेगा। दिन गुजरते चले गए। फिर 1965 की जंग छिड़ गई। नजमी को उस वक्त पता चला जब एक दिन डेरे पर अफरा तफरी फैल गई और फिर ऊपर से 2 जहाज गोलियां बरसाते गुजर गए। शेरे ने सबसे पहले नजमी को अपने हिसार में लिया। डेरे के लोग इधर उधर भाग रहे थे। भलवा चीख चीख कर उन्हें अपने किसी जमींदोज ठिकाने की तरफ जाने की हिदायत कर रहा था। अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर उसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, मगर मर्था के सीने में शायद दिल नहीं रहा था। जराइम पेशा लोगों में रहकर वो भी उन्हीं की तरह बेहिस और संगदिल हो गई थी। उसने नजमी की दास्ताने गम सुनकर उसको बालों से पकड़कर जमीन पर रौंदा और 2-3 थप्पड़ मारकर बोली, फिर कभी अपनी राम कहानी सुनाने की कोशिश की ना तो शेरे से कहकर तेरे पाँव में बेड़िया डलवा दूंगी। नजमी आंसू बहाती चुप होकर रह गई थी। किस कदर मजबूर और बेबस औरत है। नजमी को इस बात का एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी एक जरा सी भूल ने उसकी जिंदगी को शायद हमेशा के लिए तबाही के गार में झोंक दिया था। वो अपने माँ बाप, भाई और शबाना और कॉलेज की दूसरी सहेलियों को याद करके शुरू में बहुत रोती थी, मगर अब जैसे आंसू उसकी आंखों में आने से पहले ही खुश्क हो जाते थे। शेरा वैसे तो उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर उसे बार बार खबरदार भी करता था कि अगर उसने जंगल में किसी तरफ भागने की कोशिश की तो वो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देगा। वो एक जराइम पेशा खूनी आदमी था। अगरचे वो नजमी के साथ शरीफाना जिंदगी बसर करना चाहता था, लेकिन नजमी का शेरे की मौजूदगी में दम घुटने लगता। उसने तो ये ख्वाब देखे थे कि उसकी शादी नदीम से होगी। दोनों आला से आला तालीम हासिल करेंगे और फिर अमेरिका चले जाएंगे। नदीम के तस्वुर से ही नजमी का हलक कड़वा हो जाता। कभी वो उसे बेगुनाह नजर आता और कभी उसे यकीन हो जाता कि नदीम उसकी जिंदगी की बर्बादी का बायस है। उसको दोस्त दुश्मन की तमीज होनी चाहिए थी। उसने क्यों जमान को अपना दोस्त समझा। फिर वो सोचती कि काश उसकी सौतेली माँ नदीम से ही उसका रिश्ता करने पर राजी हो जाती। वो दौलत का लालच न करती। अब नजमी को ख्याल आता कि अगर उसकी सौतेली माँ इस रिश्ते पर राजी नहीं थी तो जहन्नुम में जाता नदीम। माँ जहाँ उसकी शादी करना चाहती थी वो वहीं शादी कर लेती। कम से कम उसकी इज्जत तो महफूज रहती, उसकी नस्ल तो महफूज रहती, उसकी इज्जत नफ्स और शख्सियत तो बहाल रहती। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। नजमी सीधे रास्ते पे चलती चलती बहक कर एक ऐसी राह पे चल निकली थी जहाँ उसे दूर तक नस्ल दर नस्ल सिवाय अंधेरों के कुछ नजर नहीं आता था। अगर वो वहां से किसी तरह भागकर ढाका पहुंचकर पुलिस की पनाह में आ जाती और वो उसे वापस लाहौर भेज देते तो माशरा उसे वो मकाम कभी नहीं देगा जिस मकाम से वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। शेरे के पास जो निकाहनामा था उस पर नजमी के बाकायदा दस्तखत थे और शेरा उसे अदालत से भी वापस ला सकता था। वैसे भी वहां रहकर नजमी पर यह इंकशाफ हो गया था कि उन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं और पुलिस के बाज़ अनासिर उनसे बाकायदा महाना वसूल करते हैं। बहुत जल्द नजमी को पता चल गया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और मगरबी पाकिस्तान और उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में भी पाक फौज के जियाले सिपाही दुश्मन के मुकाबले पर डट गए हैं। नजमी को उसी रोज मर्था के साथ भलवा स्मगलर के जमीन दोस्त ठिकाने में मुंतकिल कर दिया गया। ये जगह दरिया कर्नाफली के किनारे पर थोड़ी ही दूर थी, मगर एक झाड़ियों से भरे
ہوئے ٹیلے کے نیچے ایک خفیہ غار میں واقع تھی۔ یہ غار اگرچہ قدرتی تھا مگر بھلوا کے آدمیوں نے اس کے اندر دیواریں کھود کر چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنا ڈالی تھیں۔ ایک جانب خفیہ شگاف میں سے اندر ہر وقت تازہ ہوا آتی رہتی تھی۔ غار کے دہانے کو جنگلی جھاڑیوں اور گھاس پھوس سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس غار میں پہلے ہی اسمگلنگ کا مال بھرا ہوا تھا۔ جتنے روز جنگ جاری رہی یہ لوگ اسی جگہ چھپے رہے۔ دن میں 1-2 بار نجمی کو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے غار سے باہر نکال کر ٹہلایا جاتا تھا۔ یہاں پر پارٹ 44 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 45 سماعت فرمائیں۔